दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तुतराराम प्रजापति राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया। पश्चिम का विशाल मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसे आप बांगर प्रदेश भी कहते हैं। तो पश्चिम का विशाल मरुस्थल के बारे में लगभग अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क या बांगर प्रदेश के बारे में। ठीक है, बांगर प्रदेश, बांगर और वागड़ में अंतर समझ लेते हैं पहले तो। बांगर और वागड़, इनमें बेसिकली कंफ्यूज रहता है सामान्यतः सभी विद्यार्थियों को कि बांगर में और वागड़ में। तो बांगर में तो आएंगे, देखो, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, और वागड़ में आएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा। सुनो, बांगर प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वह भाग जो अर्ध शुष्क है उसे कहते हैं बांगर प्रदेश। जो 25 सेमी वर्षा रेखा से 40 सेमी वर्षा रेखा तक होता है, पाया जाता है, उसे कहते हैं बांगर प्रदेश। और वागड़ प्रदेश राजस्थान का दक्षिणतम भाग, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिसे वागड़ प्रदेश कहते हैं। वागड़ और बांगर में विशेष रूप से ध्यान रखना, बांगर किसे कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों से बना हुआ प्रदेश बांगर, और खादर नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बना प्रदेश। तो बांगर वही है, नदियों में पड़ते हैं ना ये खादर और बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों से बना हुआ प्रदेश बांगर प्रदेश। ठीक है, तो अब देखते हैं बांगर प्रदेश के बारे में। बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क। पश्चिम के विशाल शुष्क प्रदेश के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में। इनको कितने भागों में बांटा गया, किस प्रकार की इनकी अवस्थितियां। ठीक है, इनका विभाजन देख लेते हैं। इसमें बांटा गया इसको घग्गर का मैदान, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि, और लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, लूणी बेसिन वाला भाग। बांगर प्रदेश या अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में सामान्यतः विभाजित किया गया। घग्गर का मैदान, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन। इन भागों के द्वारा हमें इस बांगर प्रदेश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। इनकी अवस्थिति देख लेते हैं बांगर प्रदेश की किस प्रकार से है, मानचित्र के माध्यम से। एक मिनट, ये मान लो राजस्थान का मानचित्र है। यह है उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश और यह है 3 भाग। ठीक है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया। एक है पश्चिम का विशाल शुष्क प्रदेश और यह है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है, ये तो गए पश्चिम का विशाल मरुस्थलीय प्रदेश या शुष्क प्रदेश। यह है अर्ध शुष्क या बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश। इसके बारे में आज हम अध्ययन करना है। इनके बारे में अध्ययन बाद में करेंगे, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में। तो बाकी के मिटा देते हैं। ठीक है, इस प्रदेश के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस प्रदेश के बारे में। इनकी अवस्थिति देख लेते हैं।
यहाँ है 25 सेमी वर्षा रेखा, वर्षा रेखा, और यहाँ है 40 सेमी वर्षा रेखा। ठीक है, 25 सेमी वर्षा रेखा से 40 सेमी वर्षा रेखा के मध्य अवस्थित वो प्रदेश जो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है उसे कहते हैं बांगर प्रदेश। क्या, कौन सा? बांगर प्रदेश। ठीक है, ये किन के मध्य स्थित है? तो पश्चिम के विशाल शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के मध्य में अवस्थित वह प्रदेश जो अर्धशुष्क के रूप में स्थित है। ठीक है, जो शुष्क और अर्धशुष्क के मध्य की कड़ी के रूप में कार्य करता है उसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। तो स्थिति देख ली, 25 सेमी से 40 सेमी वर्षा रेखा, मान लो 20 सेमी से 40 सेमी मान सकते हो। ठीक है, 20 सेमी से 40 सेमी वर्षा रेखा के मध्य स्थित राजस्थान का वह भूभाग जो अर्धशुष्क की श्रेणी में आता है उसे अर्धशुष्क प्रदेश कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो अब एक एक भाग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये हो गया घग्गर का मैदान, ये हो गया शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, ये नागौरी उच्च भूमि, ये लोणी बेसिन। तो लिख लेते हैं घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। ये हो गया शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, आंतरिक शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह। ये नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ये हो गया लोणी बेसिन, लोणी बेसिन। ठीक है, राजस्थान के बांगर प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान, शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि और लोणी बेसिन। इन 4 भौतिक प्रदेशों के भाग के रूप में इन अध्ययन करेंगे कि इन भूखंडों का। ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये यहाँ है अरावली पर्वतमाला, यहाँ पर अरावली, और यहाँ है, यहाँ क्या है? पश्चिम का शुष्क प्रदेश। इनके मध्य में क्वेश्चन आ जाए कि बांगर प्रदेश या अर्धशुष्क प्रदेश किन के बीच में अवस्थित है, तो पश्चिम का विशाल मरुस्थल क्या हो या पश्चिम का शुष्क मैदान क्या हो, और अरावली पर्वतमाला और पश्चिम के शुष्क मैदान के मध्य में अवस्थित है। ठीक है, अब देखते हैं घग्गर के मैदान के बारे में, एक एक के बारे में देख लेते हैं। अवस्थिति ध्यान पड़ गई ना, ध्यान रखना है, 25 सेमी से 40 सेमी वर्षा रेखा के मध्य में अवस्थित है। अब देखते हैं घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। बेसिकली हम वो पॉइंट ही देखेंगे जो अन्य टॉपिक्स में हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे मान लो घग्गर नदी के बारे में हम नदी वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तो घग्गर नदी के बारे में कोई विशेष जानकारी वो उस पार्ट में पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ेंगे। अब इस पार्ट में जो पढ़ेंगे जो अन्य टॉपिकों में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। घग्गर के मैदान, अवस्थिति, अवस्थिति कहाँ हो गई? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। नदी पूछे तो घग्गर नदी का निक्षेप है, घग्गर नदी, वैदिक सरस्वती नदी, वैदिक सरस्वती, वैदिक सरस्वती नदी, सतलज नदी, सतलुज। इन नदियों के निक्षेप के द्वारा ही इसका घग्गर के मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय से घग्गर की नदी, वैदिक सरस्वती नदी, सतलुज नदी के द्वारा जो कंकड़ के रूप में, निक्षेपों के रूप में यहाँ घग्गर के मैदान में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में निक्षेप लाए गए, उसके द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे घग्गर का मैदान कहते हैं। जिले पूछे तो गंगानगर और हनुमानगढ़ नदियों के रूप में, वैदिक सरस्वती नदी, सतलज नदी और घग्गर नदी के रूप में। और उत्पत्ति पूछे तो उत्पत्ति किस कल्प में, तो क्वार्टनरी,
क्वार्टनरी चतुर्थ कल्प। नवजीवी महाकल्प के क्वार्टनरी या क्वार्टेन चतुर्थ कल्प में इस घग्गर के मैदान की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जिले गंगा नदी, हनुमानगढ़ नदी, घग्गर नदी, वैदिक सरस्वती नदी और सतलुज नदी के रूप में यह निक्षेपों से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए घग्गर के मैदान के रूप में। अब देखते हैं शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह। शेखावाटी शेखावाटी का आंतरिक प्रवाह। इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना। जिले कौन कौन से, जिले पूछे तो चूरू, सीकर और झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों में इसकी स्थिति है। और यहाँ पर बालू का स्तूप ज्यादा होने के कारण राजस्थान के उत्तरी भाग में बालू का स्तूपों की तो बहुलता ज्यादा है। बालू के स्तूपों की बहुलता ज्यादा होने के कारण आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की बहुलता भी ज्यादा है। आंतरिक अपवाह, अपवाह की बहुलता। आंतरिक अपवाह का मतलब है वे नदियां जो अपना जल एक स्थान से शुरू तो कर दी, उद्गम तो हो जाता नदियां का, लेकिन बालू का स्तूपों की अधिकता के कारण वो जल आगे जाकर समाहित हो जाता रेत के धोरों में। इस कारण से वो नदियां किसी विशेष झील या समुद्र में नहीं जाकर गिरती हैं, विशेष रूप से रेत के धोरों में ही समाहित हो जाती। इसलिए आंतरिक अपवाह या आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की बहुलता शेखावाटी प्रवाह में ज्यादा है। ठीक है, और जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू हो गए। और पश्चिम में इसके पश्चिम में है क्या, 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा, वर्षा रेखा। और उत्तर में हो गया क्या, घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान। ठीक है, शेखावाटी के आंतरिक प्रवाह में जिले पूछे तो चूरू, सीकर, झुंझुनू। आंतरिक प्रवाह वाली नदियों की बहुलता, कांतली नदी वो इसी शेखावाटी आंतरिक प्रवाह में है। और मेंढा, रूपनगढ़ वो भी इसी क्षेत्र में आती है, जो सामर्थ्य झील में गिरती है। और पश्चिम में 25 सेमी वर्षा रेखा है। और उत्तर में घग्गर का मैदान है। और पूर्व में अरावली पर्वतमाला की प्रधानता है। ठीक है, अब देखते हैं नागौरी उच्च भूमि के बारे में। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। जिला पूछे तो केवल एक जिले में ही समाहित है, जिला नागौर। इसीलिए तो इसका नाम रखा नागौरी उच्च भूमि। और ऊंचाई उच्च भूमि की कितनी, अरावली पर्वतमाला से अलग कितनी ऊंचाई, लगभग 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर अलग से अरावली पर्वतमाला से हटकर नागौर में उच्च भूमि का जो पहाड़ियां है, उसके नागौरी उच्च भूमि का पहाड़ियां नहीं है, बंजर भूमि है जो अनुपजाऊ है, जो विशेष रूप से नागौर में ही पाई जाती है। जिला नागौर हो गया। और यहाँ पर खारे पानी की बहुलता है, खारे पानी की झीलें ज्यादा है। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें कौन कौन सी देख लेते हैं। सांभर, डीडवाना, नावा, इस प्रकार की झीलें हैं। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि, जिला नागौर, ऊंचाई 200 से 300 मीटर लगभग। खारे पानी की झीलों की प्रधानता, यहाँ कुबड़ पट्टी के रूप में नागौर और अजमेर के बीच में, वही इसी भाग में आती हैं, जो फ्लोराइड की अधिकता और नमकीन जल की अधिकता, नमकीन जल की अधिकता। ठीक है, इस प्रकार से है। और देख लेते इसमें जिला पूछ ले तो सांबर, डीडवाना और नावा और एक कुचामन, ये जिले।
इस नागौरी उच्च भूमि में धरातल के बहुत गहराई में नमकीन की ज्यादा प्रधानता है, वो नमकीन धरातल पर आता है। मान लो ये धरातल है, ये गहराई हो गई, क्या हो गई, गहराई। इस गहराई से केशिकत्व के कारण, केशिकत्व आपको पता ही है, साइंस में पढ़ते हैं कि दीपक की लौ से घी का ऊपर चढ़कर दीपक का जलना किस क्रिया का परिणाम है, तो केशिकत्व के कारण। तो केशिकत्व के कारण ये नमक खारे पानी के रूप में सोडियम क्लोराइड, वो NaCl के रूप में ये गहराई से ऊपर आता है धीरे धीरे और धरातल पर आ जाता है। धरातल पर आकर नमक के रूप में या खारे जल के रूप में प्रदान करता है। जैसे झीलें बनती हैं, डीडवाना है, सांबर में नमक की उपलब्धता ज्यादा है, इस कारण से यहाँ पर भूमि की गहराई में ज्यादा NaCl की प्रधानता है, इस कारण से वो नमक के रूप में ऊपर आ जाता है, नमकीन जिला के रूप में यहाँ प्रधानता है। ठीक है, अब देखते हैं लूणी बेसिन। लूणी बेसिन जिले पूछे तो जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, इन जिलों में बेसिकली लूणी बेसिन की प्रधानता है। और यहाँ पर जालोर का ग्रेनाइट इसी लूणी बेसिन का भाग है। सिवाना से लगाकर वो ग्रेनाइट है ना, सिवाना से जालोर के मध्य में वो पहाड़ियाँ, वो इसी का भाग है। इस प्रकार से ये लूणी बेसिन में लूणी नदी के पूर्व क्षेत्र का सभी भाग आते हैं। लूणी नदी और लूणी नदी की सहायक नदियों के रूप में जो लूणी नदी का पूर्व क्षेत्र है वो लूणी बेसिन में सम्मिलित है। लूणी का अपवा क्षेत्र, ठीक है, लूणी नदी का अपवा क्षेत्र के रूप में लूणी बेसिन में आता है। इस प्रकार से ये अर्धशुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया, जिनके बारे में हमने लगभग अध्ययन कर लिया है। ठीक है, ये अर्धशुष्क के रूप में है। ठीक है, अब लगभग राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश तो कंप्लीट हो गया, कल कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट रहे हैं जिनको कल हम अध्ययन कर लेंगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आज यही पढ़ते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।